जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंडियन इकोनॉमी की डे वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमी के टॉप 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने ये सीरीज अच्छे से फॉलो करी तो जितने भी आपके क्वेश्चन आने होंगे ना, यूपी पीसीएस में, आरओ में, बीईओ में, तो अच्छे से आपका इकोनॉमी का जो फैक्ट और कंसेप्ट है ना, बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 30 तक कर लिए थे, हमें किससे स्टार्ट करना है? 31 से स्टार्ट करना है। Who was the Prime Minister of India when the policy of liberalization was implemented? उदारीकरण की नीति लागू होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अब जो आपका उदारीकरण होता है ना, लिबरलाइजेशन, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। शॉर्ट में ये समझिए, इसका मतलब ये होता है जो आपकी सरकार होगी, जो गवर्नमेंट होगी ना, वो अर्थव्यवस्था में जो उसका हस्तक्षेप था, इंटरफेरेंस, वो कम करेगी। मतलब जितने भी आपके प्राइवेट प्लेयर है, जो आपके बिजनेस वाले हैं, जो इंडस्ट्रीज है, वो अपने हिसाब से अर्थव्यवस्था में अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, बस सरकार जो रेगुलेट करेगी। सरकार जो है आपका बिजनेस में नहीं रहेगी। क्योंकि होता क्या था ना, इसके पहले लाइसेंस राज था। अच्छा, पॉलिसी आई कब थी? पहले ये समझ लो 1991 में। 1991 के पहले क्या था? इसे बोला जाता था लाइसेंस राज। अगर आपको मान लो एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोलना है तो अधिकारियों के पास जाइए, लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर वो कहेंगे 1 महीने बाद आओ, 1 साल बाद आओ, घूस लगती है और बहुत देर होती थी, आप समझो, कोई भी आपको बिजनेस डालने में। इसीलिए लिबरलाइजेशन आया गया, जिसमें सरकार जो है बहुत कम उसका इंटरफेरेंस होगा। ये आया 1991 पे थी। उस समय पे देश के प्रधानमंत्री थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और इनके जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, वो थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इस देश के 2004 से लेकर 14 तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक। इनके बारे में एक चीज और समझ लो, पीवी नरसिम्हा राव इस देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आपके साउथ इंडिया से आते थे। ठीक है, मतलब पहले पीएम थे जो साउथ इंडिया से आते, दक्षिण भारत से। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच 5 year प्लान इज नोन एज लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी? किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है आपकी 8th 5 year प्लान को। ठीक है, जो 8वीं थी, ये चली थी आपकी 1992 से लेके 1997 में। अब इस देश में आपका 5 year प्लान, पंचवर्षीय योजना आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो आखिरी आपका पंचवर्षीय योजना थी वो थी 2012 से 17। उसके बाद में आप समझो कोई भी प्लान नहीं आया, क्योंकि जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन जो प्लानिंग करता था, उसी को हमने भंग कर दिया था आपकी मोदी गवर्नमेंट ने। उसके बाद में तभी क्या है, नीति आयोग है। When was the Reserve Bank of India established on the basis of the recommendations of the Hilton Young Commission? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर कब हुई थी? ठीक है, तो देखिए आरबीआई बना है आपका 1935 में। ये चीज याद कर लो, कब बना है? 1935 में। मतलब इस समय पे अंग्रेज लोग जो थे वो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। उन्हीं का एक कमीशन था, हिल्टन यंग कमीशन। उन्होंने बताया था इसमें एक सेंट्रल बैंक बनाओ। क्यों? क्योंकि जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, खत्म हुए 10-15 साल तो हो गए थे, जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुए, लेकिन इस देश में जो इकोनॉमिक क्राइसिस था ना, वो चल रहा था। उससे निपटने के लिए क्या बनाया गया था आपका? आरबीआई। एक चीज और जो आपको ध्यान होनी चाहिए, आरबीआई शुरू में इसका जो हेडक्वार्टर था आरबीआई का, वो कहाँ पे था? कोलकाता में। फिर इसको 2 साल बाद 1937 में शिफ्ट करा गया था मुंबई में। अभी प्रेजेंट टाइम में भी कहाँ है? वो मुंबई में है। ठीक। When was the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अब देखो, जो नेशनलाइज मतलब है ना, राष्ट्रीयकरण, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको क्या कर दो, वो पूरे की पूरी क्या हो गई? सरकारी हो गई। मतलब सरकार ने उसको खरीद लिया। ठीक है, तो जब आरबीआई बनी थी आपकी 1935 में, कब बनी है? 1935 में बनी है ना, तब आरबीआई आपकी प्राइवेट थी। ठीक है, वो प्राइवेटली ओन थी। फिर 1949 में, कब? 1949 में भारत सरकार ने इसके सारे शेयर खरीद लिए थे। तो अब तो ये आपका पूरा नेशनलाइज्ड है। और किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंडर। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया?
भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो ये थे आपके सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कब से कब तक थे ये? जो 1935 से लेके 37 तक। Who was the first Indian governor of RBI? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो थे आपके सर सीडी देशमुख। ठीक है, सर सीडी देशमुख। ये कब से कब तक थे? ये थे 1943 से 49। तो दो क्वेश्चन आपको, दो फैक्ट पता लग गए। पहले जो गवर्नर है वो आपके सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर कौन है? वो है सर सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन क्या है? Insolvency and Bankruptcy Board of India has been established under which ministry? Insolvency and Bankruptcy Board of India की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की गई है? देखिए, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का मतलब ये होता है, मान लो कोई एक इंसान है, ठीक, रिमुंडी कहाँ गई? ये रिमुंडी, ठीक है, ये एक इंसान है, और मान लो या कोई कंपनी, किस, दोनों के लिए एग्जाम्पल है, या तो कंपनी है या आपका इंसान है, इसने आपका बैंक से इन्होंने लिया पैसा, उधार लिया, लोन लिया, और फिर जब पैसा चुकाने की बारी आई ना, तो ये पैसा चुकाने के बाद आपकी जब बारी आई तब इनके पास पैसा था नहीं। जैसे आपके विजय माल्या थे जो देश से बाहर भाग गए, तो जो कोई पैसा वापस नहीं चुका पा रहे जो उसने उधार लिया था, उसको बोला जाता है क्या? इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट। और बैंकरप्ट भी बोल सकते हो। बैंकरप्ट का हिंदी में मतलब हो गया दिवालिया। तो ये एक बोर्ड बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था जहां जहां पे भी पैसा फंसा है उसको एक टाइमलाइन के तहत क्या करा जा सके? बैंकों में वापस लाया जा सके, क्योंकि आगे भी लोन देने हैं। तो आपका इसलिए एक बोर्ड बनाया गया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। कब बना था? 2016 में। और ये आता है आपके कॉर्पोरेट मामलों का जो मंत्रालय ना उसके अधीन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधीन। ठीक, फिर आपका स्मॉल सेविंग स्कीम में क्या क्या आता है? लघु बचत योजनाएं। स्मॉल सेविंग स्कीम है, इसको सरकार जो है आपका वो करती है और बढ़ोतरी करती है इसकी, मतलब उसको और इंसेंटिवाइज करती है ताकि लोग जो है सेविंग करें। इसमें थोड़े फायदे भी आपको नॉर्मल बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा मिल जाते हैं। तो उसमें सेविंग स्कीम आपकी किसान विकास पत्र भी आता है। फिर डाक जमा, पोस्टल डिपॉजिट, क्योंकि पोस्टल डिपॉजिट जो आपका डाकघर होता है ना, पोस्ट ऑफिस, वहां पर भी आपके बैंक अकाउंट होते हैं, तो वहां पर भी स्मॉल सेविंग स्कीम। फिर जो आपका सार्वजनिक भविष्य निधि है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी आएगा। तो तीनों चीजें आती हैं इसमें। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है किसके बारे में? इंस्टेक्स के बारे में। क्या है? इंस्टेक्स। पहले तो ये समझ लो ये है क्या। देखिए 2018 के पहले क्या था ना आपके, ये है रिलेटेड आपके यूएसए और ईरान से। यूएसए और ईरान की एक डील चल रही थी, ईरान न्यूक्लियर डील। तो था क्या ना, इसमें सैंक्शन फिर नहीं लगते थे, लेकिन 2018 में यूएसए के जो आपके वो थे राष्ट्रपति, वो थे आपके डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने इस डील से अपने आप को क्या कर लिया? बाहर कर लिया। अब उसके बाद में क्या था? यूएसए ने बोला जो भी ईरान से आपका ट्रेड करेगा, ये रहा आपका ईरान, इंडिया रहा, ये आपको ईरान दिखेगा। इन्होंने ये बोला, ये यूएसए आपका, इन्होंने बोला ये जो भी आपका ईरान के साथ में व्यापार करेगा ना उस पर सैंक्शन लगेंगे। क्यों सैंक्शन लगेंगे? क्योंकि जितना भी वर्ल्ड ट्रेड होता है वो ज्यादातर आपको डॉलर में देखने को मिलेगा। डॉलर में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि काफी भरोसेमंद करेंसी, ऊपर नीचे इसमें ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, उतार चढ़ाव नहीं दिखता है। तो लेकिन जो यूरोप के देश थे वो डर गए, तो इसीलिए आपका फ्रांस, जर्मनी और यूके ने, फ्रांस, जर्मनी, यूके ने एक सिस्टम बनाया इंस्टेक्स। उन्होंने बोला कि हम ईरान से व्यापार करेंगे लेकिन बिना डॉलर के करेंगे, और उसी सिस्टम को बोला गया इंस्टेक्स सिस्टम। ये बार्टर था आपका। बार्टर मतलब इन्होंने बोला कि आप जो ईरान, आप हमें क्या दो? तेल दे दो, ठीक है, इसके बदले में आपको दवाइयां चाहिए या कुछ भी और प्रोडक्ट चाहिए तो वो हम आपको दे देंगे। बीच में डॉलर की जो रिक्वायरमेंट है ना उसको ही हटा देंगे। जब डॉलर ही हट जाएगा तो उसके बाद में सैंक्शन भी नहीं लगेंगे। तो ये आपका एक बार्टर सिस्टम है। ठीक है, ये एक वस्तु विनिमय प्रणाली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसका पर्पस क्या था? अमेरिकन, इट्स पर्पस इज टू ट्रेड विदाउट यूजिंग अमेरिकन डॉलर्स। इसका मकसद अमेरिकन डॉलर का प्रयोग ना करते हुए व्यापार करना। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसका मेन वजह थी। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सी वाला, बोथ 1 एंड 2 वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बात हो रही है विथ रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए आपका होता क्या है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जितनी भी देश में इंडस्ट्री है इसमें यह देखा जाता है कि साल एक क्या कहते हैं, अगर कंपेयर करा जाता है इसमें कि कितना जो है चेंज आया, किसमें चेंज आया? जो सामान बन रहा है आपका। ठीक है, सामान बनने में कितना चेंज, जो फिजिकल उसका प्रेजेंस होगा। जैसे एक चीज, ऐसे एग्जांपल समझ लो क्या है। मान लो इस देश में बन रहा था एक मोबाइल फोन, ये बन रहा था आपका 10,000 रुपए का। ठीक, लेकिन अगले साल इसी मोबाइल फोन की कीमत जो है वो 20,000 हो गई। लेकिन जब कोई इंसान देखेगा वो तो कहेगा यार यहाँ पे जो ग्रोथ है वो हो रही है, लेकिन आप समझो
ग्रोथ थोड़ा ना ज्यादा हो रही है, मोबाइल फोन तो एक ही बना, लेकिन मोबाइल जो है उसका बस रेट बढ़ गया, तो इसको ग्रोथ नहीं माना जाता। ग्रोथ तब माना जाएगा जब एक मोबाइल की जगह कितना बन रहा होगा, 2 मोबाइल बन रहा होगा। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, वो यही चेक करता है कि कितनी जो है चेंज हो रहा है, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसका फिजिकल वैल्यू कितनी है, फिजिकल मतलब प्रेजेंस कितनी है। पहले 10 अगर चीजें बनाने थे 10 प्रोडक्ट, तो 20 बनाने चाहिए। ठीक, इस हिसाब से ये आपका डेटा निकालता है। और इसको रिलीज कौन करता है, करता है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये ध्यान रखिए, कौन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और इसका जो बेस ईयर है वो 2010 से 11 नहीं है, वो है आपका 2011 से 12। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, 1 वाला। तो इसी हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ए वाला। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सीरीज आगे से अच्छे से फॉलो करते रहिए, बढ़िया तरीके से आपको इकोनॉमी जो है ना समझ में आ जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीपीसीएस 2024 के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, प्री प्लस मेंस के लिए भी ग्रुप चल रहा है, आरओ के लिए भी ग्रुप चल रहा है, तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमारे पेड ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।